हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डान के कंप्लीट एनालिसिस में, जहां पर हम करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो डेली बेसिस के ऊपर कवर करते हैं। चाहे हमारे डान के न्यूज़पेपर के कहले के फ्रंट पेज हो, चाहे बैक पेज हो, चाहे हमारा बिजनेस पेज है, चाहे नेशनल पेज है, चाहे इंटरनेशनल पेज है, चाहे ओपिनियन एंड एडिटोरियल्स, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, अब डेली बेसिस पे ऊपर पता क्या हो रहा है कि टॉपिक जो है ना रिपीट हो रहे होते हैं, लेकिन हम टॉपिक को उस वक्त उठाते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं जब उनके अंदर कोई न्यू डेवलपमेंट नजर आए या हमें कोई न्यू कह ले के एक एंगल ऑफ एनालिसिस हमें देखने को मिले, है ना। जब हम कह ले के एक एनालिटिकल अप्रोच हमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मिले, देन हम उसको जो है टॉपिक को लाजमी डिस्कस करते हैं ताकि वो आपको पता चले कि यहाँ पर ये एक न्यू डेवलपमेंट्स हुई है, ताकि आपको वो क्या कर सके, आप उसको ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर, ठीक है, या अपनी मेमोरी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं कि सर ने ये पढ़ाया, ये चीज अभी न्यू आई है, ये न्यू डेवलपमेंट हुई है, ये चीज है। अब लेकिन जो डेली बेसिस के ऊपर जो रिपीट बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं और उनका हमारा कोई एनालिसिस भी एक जैसा नहीं होता, और अगर देखा जाए न्यू डेवलपमेंट भी हमें नजर नहीं आती, तब हम उनको पिक नहीं करते। अब बहुत सारे न्यू फ्रेशर स्टूडेंट्स आते हैं या एस्पिरेंट्स आते हैं, उनको लगता है सर ये आपने टॉपिक स्किप कर दिया। हमने वो टॉपिक बारहा डिस्कस कर चुके होते हैं, इसलिए जो हमारे डेली बेसिस के ऊपर जो डान का कंप्लीट एनालिसिस ले रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि सर यहाँ पर कोई भी अगर टॉपिक रिपीट हो रहा है तो उसको यहाँ पर कह ले के डिफरेंट एंगल से डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसके अंदर न्यू डेवलपमेंट्स हो रही होती है, ठीक है, ये चीज है। अब कुछ स्टूडेंट्स का मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि सर हमें तो पता नहीं चल रहा, तो डान का जो आप एनालिसिस करते हैं हमें आर्टिकल समझ में नहीं आ रहा या ओपिनियन समझ में नहीं आ रही, ये चीज है। देखिए मसला पता है क्या है, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, जो एस्पिरेंट्स है फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, अब फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद देन जाके फिर सेकंड अटेम्प्ट में पता चलता है कि न्यूज़पेपर को इस तरह पढ़ना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है जो लैग कर रही होती है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि वही चीजें जो आपकी कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर जो फ्रेशर आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पर सीएसएस एग्जाम में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन उनमें से अगर एक माइनर सी रिक्वायरमेंट देखी जाए, माइनर नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मैटर करती है, एनालिटिकल अप्रोच बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी, तो वही एनालिसिस हम यहां पर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि आपकी फाउंडेशन बन जाए। बेसिकली पर्पस क्या है, यहां पर जो एस्पिरेंट फ्रेशर आ रहे हैं उनकी यहां पर फाउंडेशन बन जाए। अब समझ में क्यों नहीं आ रही, क्वेश्चन इज दैट, समझ में इसलिए नहीं आ रही चीजें कि आप फ्रेश हैं, अभी न्यू आप ग्रेजुएट्स हैं, अभी यूनिवर्सिटी से आप निकले हैं, है ना। अब आप एजुकेशन को तो आपका पता ही है जो हमारा सिस्टम है, तो है ना, आपके जो एनालिटिकल अप्रोच है वो यहाँ पर कह ले के बिल्कुल फ्रेजाइल होते हैं, बिल्कुल जो वीक होती है ना, ट्रिवियल होती है, तो उसको बिल्डअप करना ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर देखे पता है क्या था, हम जब टॉपिक यहाँ पर जो है पिक कर रहे होते हैं ना, तो आप हमारे यहाँ पे टॉपिक ओपिनियन को उठाएं और न्यूज़पेपर के ऊपर जाकर देखें कि ये ओपिनियन हेडिंग है यहाँ पर, ठीक है, आर्टिकल की हेडिंग है यहाँ पर, अच्छा ये आर्टिकल जो इंटरनेशनल पेज से लिया गया है, ये फ्रंट पेज से लिया गया है और ये बिजनेस पेज से लिया गया, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है जो यहाँ पर सर जो है डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर चीजें जो है ना आपकी सॉल्व हो जाए, आप जो है ना वो पेन नहीं लेते, तो यहाँ पर पेन लेनी पड़ेगी अगर आप सीएसएस को क्रैक करना चाहते हैं। लेकिन आपके सामने एक डार्क रियलिटी भी आपके सामने है कि यहाँ पर अगर 15 to 20 या 1000 बच्चा पेपर दे रहा है एस्पिरेंट, तो उनमें से क्यों 300 400 पास होते हैं। यही रीजन है कि यहाँ पर जो हमें एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करनी चाहिए वो यहाँ पर डेवलप ही नहीं हो पाती, है ना। और हम क्या करते हैं, अपने आप को घसीटते रहते हैं, थर्ड अटेम्प्ट तक घसीटते रहते हैं, पीएमएस की जो अटेम्प्ट तक यहाँ पर हम अपने आप को घसीटते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपने अपना एक एनालिसिस अभी से डेवलप करने की कोशिश करें। हमारे पास 1 ईयर पड़ा है पूरा 2027 के लिए, पूरा 1 ईयर जो है हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर टोटली जितने भी टॉपिक्स होंगे आप अपना करंट अफेयर यहां से कवर कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी डिबेटेड टॉपिक है वो आपने यहां पर कवर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मैंने एक और सीरीज को भी स्टार्ट किया हुआ ताकि आपके जो बर्निंग क्वेश्चंस है, जो अभी कह ले रीजनल लेवल के ऊपर है, ग्लोबल लेवल के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही है, मैंने करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज को ऑलरेडी अपनी प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, तो वो आप लाजमी डेली बेसिस के ऊपर सुना करें। वो मैंने डेली बेसिस के ऊपर जो फिक्स किया हुआ जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो एक अलग सीरीज है। और ये डान का जो एनालिसिस आपके लिए रहेगा ये कंप्लीट जो है कंप्लीट रहेगा, पूरे साल के लिए रहेगा और 27 तक। तो अभी जो न्यू फ्रेशर आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी एनालिटिकल अप्रोच को यहां पर डेवलप करें। आर्टिकल्स जो हम समझा रहे हैं, यहां पर ओपिनियन को समझा रहे हैं, तो वो लाजमी समझे, उससे आपका एनालिटिकल अप्रोच यहां पर बूस्टअप होगी, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। चले हमारा टाइम काफी चला गया, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज हमारे, ठीक है।
वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आज जो देखने वाले हैं हमारे ये जो टॉपिक्स है आईआर के लिए, करंट अफेयर के लिए और पाकिस्तान अफेयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे। फर्स्ट हम देखने वाले हैं यहाँ पर जो विद स्लीव्स रोल्ड अप, यहां पर बात की जा रही है बेसिकली जो अभी यूएसए की तरफ से जो किया गया वेनेजुला के अंदर। अब ये केस जो हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आज एक न्यू एंगल से डिस्कस करने वाले, एक न्यू चीज यहां पर ऐड करने वाले, राइट विंग एंड लेफ्ट विंग को डिस्कस करने वाले। ये इंपॉर्टेंट है और ये इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारा, राइट विंग और लेफ्ट विंग। बात यह की जा रही है कि यहां पर जो राइट विंग ने अभी कांड किया है, जो काम किया है ना, तो देखा जाए तो लेफ्ट विंग को यहां पर जो है वो अपनी वॉइस को रेज करनी चाहिए कि ये इंटरनेशनल लॉ की जो वायलेशन हो रही है। तो राइट विंग और पहले लेफ्ट विंग को अंडरस्टैंड करेंगे यहां पर टॉपिक को, फिर जो है हम यूएस और वेनेजुला के केस को यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है ग्रीनलैंड के ऊपर जो बात की जा रही है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले राइट विंग और लेफ्ट विंग को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हमारे पास आगे नेक्स्ट जो ओपिनियन आएगी काफी अच्छा, ये जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स है, फ्रेशर है, वो ये टॉपिक पिक करें और यहां पर जाके डान के न्यूज़पेपर में देखें कि ये ओपिनियन कहां पे दी। ये हेडिंग जो है ना एग्जैक्ट हमने उठाई है, उसी को हम आगे एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम मिसोजिनी पोलाइट फेस। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए विमेंस को काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, स्पेशली अगर बात की जाए वर्क प्लेस के ऊपर। तो इस चीज को काफी सीरियस टॉपिक है और काफी सेंसिटिव टॉपिक है, इसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इसकी ग्राउंड रियलिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह हमारे ऐसे के टॉपिक आते हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान अफेयर के टॉपिक्स आते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट की हम एज ए जनरल बात करने की बजाय कोई एग्जैक्ट हम अगर कोई फैक्ट अगर यहां पर दें तो हमारी जो ओपिनियन होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो ये मैटर करती है चीजें, ठीक है। थर्ड वन पे ये अर्थ ब्लेमिंग आईएमएफ। हो क्या रहा है कि हम बार बार आईएमएफ को ही ब्लेम करते जा रहे हैं, हम खुद क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन इज दैट। ये सबसे चीज मैटर करती है, इसको चीज को यहां पर डिस्कस। हालांकि हमने रिसेंटली जो डान का एनालिसिस किया था अभी, तो उसके अंदर हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं कि आईएमएफ को कैसे जो है हम यहां पर जान छुड़वा सकते हैं अपनी, किस तरह जो है रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं ताकि 2027 में जो है आईएमएफ की तरफ ना जाना पड़े। लेकिन बार बार जो हम आईएमएफ को ब्लेम करते हैं तो आखिर हमारी भी तो कुछ मिस्टेक्स है ना, इस चीज को देखना पड़ेगा। तो ये चीज है। अब फोर्थ नंबर पर जो हम बात करेंगे डिप्लोमेटिक चेस बोर्ड। यहां पर जो ईरान के अंदर हमें सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या क्योस देखने को मिल रहा है, और जिस तरह हमें यहाँ पर यूएसए की तरफ से हमें यहाँ पर स्टेटमेंट्स देखने को मिल रही है या इंटरवेंशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो एक डिप्लोमेटिक चेस बोर्ड जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो लोग किस तरह जो है वो कह ले के कंट्रीज या स्टेट जो है ना चेस बोर्ड यहाँ पर खेल रहे हैं, हाँ डिप्लोमेटिक, ये चीज डिस्कस करने वाले। तो ईरान का हमारे पास केस रहेगा, यूएसए ईरान का। उसके बाद हमारे पास रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोपॉलिटिक्स एंड ऑनलाइन फ्रॉड, रीशेपिंग साइबर रिस्क लैंडस्केप। किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू फॉल्स प्रोपेगेंडा, मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, फ्रॉड, साइबर क्राइम्स के जरिए जियोपॉलिटिक्स को किस तरह एक न्यू शेप दे रही है, जहां पर टोटली अगर देखा जाए तो हमें साइबर रिस्क नजर आते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारा ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो इसका हम एनालिसिस करने वाले, ये एक न्यू डिमेंशन है कि हम तो बात करते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जी, वो हमारा जी कह ले के प्राइवेसी नहीं रहती, जॉब रिप्लेसमेंट हो रही है, यहाँ पर थ्रेट ऑफ सिंगुलैरिटी हमें देखने को मिल रही है ना, कि वो ही ना रोबोट अपने आप को रोबोट बनाना शुरू कर दे और जो कह ले के बाकी ह्यूमंस के लिए जो है वो काफी खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, फ्रॉड की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन क्राइम की बात कर रहे हैं, साइबर क्राइम की। हालांकि ये पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर, लेकिन ये चीज जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो हम एआई को ऐड करने वाले, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद यहां पर देखा जाए इंडोनेशिया और पाकिस्तान के दरमियान में डिफेंस टाई होने जा रहा है, इस चीज को देखने वाले काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए जो चीफ है उनके आर्म्ड फोर्सेस के इंडोनेशिया के, वो अभी विजिट पर है। अभी रिसेंटली उनके जो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के, वो भी पाकिस्तान विजिट कर चुके हैं। तो दोनों के दरमियान में यहां पर हमें डिफेंस टाई नजर आता है। जिस तरह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जियो इकोनॉमिक की तरफ यहां पर हमें शिफ्ट होती हुई नजर आती है, तो ये तो पाकिस्तान के लिए काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहां पर फॉरेन रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया जाए और यहां पर जियो इकोनॉमिक जो पाकिस्तान के जो स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट है उनको फुलफिल किया जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। तो ये ओवरव्यू था। उसके बाद हमारे पास रहेगी वोकैब की लिस्ट।
अब वोकैब वो होते हैं जो हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो हमारे कहने के इंपोर्टेंट वर्ड्स होते हैं। मैं बार बार कहता हूं डेली बेसिस के ऊपर जो सुन रहे होंगे चाहे उनको तो बोरिंग हो रही है, लेकिन न्यू जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि जो हम यहाँ पर वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, जो रिपीटेड वर्ड होते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं, ताकि आपके जो राइटिंग स्किल के अंदर आपने क्या करना है कि एक वेरिएशन लेकर आनी है वोकैब की, ताकि एग्जामिनर को ये ना फील हो कि आपकी जो है रेपिटेशन बहुत ज्यादा है। एटलीस्ट आप वोकैब के अंदर तो रेपिटेशन ना लेकर आए ना, ये चीज है। उसके बाद हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स होता है वो भी साथ साथ हम यहाँ पर ऐड करते हैं, और साथ साथ हम सिनोनिम्स को भी ऐड करते हैं। जो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहेगा इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि विद स्लीव्स रोल्ड अप, कि यहाँ पर बात की जा रही है कि जो राइट विंग है बेसिकली उसके कहले के रिएक्शन में जो है लेफ्ट विंग को यहाँ पर स्टैंड करना चाहिए, उठना चाहिए, वॉइस जो है वो रेज करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया जा रहा है तो और जिस तरह कह ले के स्टेट्स की सॉवरेनिटी को बहुत बड़ा यहाँ पर थ्रेट नजर आ रहा है, जिस तरह रीजनल हेजमनी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, पूरा अगर कहे तो ग्लोबल पावर डायनामिक्स यहाँ पर चेंज हो रही है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ पर एक चेंज देखने को मिल रहा है ना। तो ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो माइट बिकम्स राइट एंड राइट्स बिकम यहाँ पर फ्रेजल। अगर देखा जाए जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर हो जाए तो यहाँ पर जो राइट्स है वो आपके वीक पड़ जाएंगे। तो इसलिए यहां पर लेफ्ट विंग और राइट विंग के यहां पर बात की गई है। अब देखा जाए तो लेफ्ट विंग और राइट विंग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बेसिकली इनकी जो रूट्स है ना लेफ्ट विंग और राइट विंग की, ये हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से देखने को मिल रही है। अब राइट विंग वाले क्या करते हैं, राइट विंग वाले अगर टोटली देखा जाए तो अभी जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिल रही है गवर्नमेंट एंड यूएसए रिपब्लिकन, तो ये टोटली अगर देखा जाए तो कंजर्वेटिव है, एंटी ग्लोबलिज्म है, ठीक है। उसके बाद अगर नेशनलिज्म की बात करेंगे, प्रोटेक्शनिज्म का फोकस करेंगे, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं, यहाँ ट्रेडिशन के ऊपर बेस्ड चीज है उनको ऊपर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें प्रोटेक्शनिज्म ये भी देखने को मिल रहा है, एंटी ग्लोबलिज्म है, ठीक है। तो ये अगर उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज, तो वो राइट विंग में हमें देखने को मिलती है, और लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमें देखने को मिलती है, फ्री मार्केट्स के ऊपर बात करेंगे ये लोग, है ना। लेकिन जो आपके लेफ्ट विंग वाले वो सोशल चेंज की बात करते हैं, रेवोल्यूशन की बात करेंगे, है ना, सिविल लिबर्टी की बात करेंगे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करेंगे। और वहां दूसरी तरफ अगर देखा जाए राइट विंग वाले क्या करते हैं, प्रोटेक्शन, पेरिस एग्रीमेंट से क्या किया, विड्रॉ कर लिया, है ना। समझ आ रही है ना बात कि हुआ क्या है, यहाँ पर जो अभी रिपब्लिकन गवर्नमेंट हमें देखने को मिल रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, अगर देखा जाए पेरिस एग्रीमेंट से यहाँ पर जो है वो विड्रॉ किया। अगर ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 60+ जो है ट्रीटी से जो है वो यूएसए विड्रॉ कर चुका है, लास्ट टाइम हमने एनालिसिस किया था डान के अंदर, ठीक है। ये चीज हमें नजर आ रही है यहाँ पर। उसके बाद अगर देखा जाए जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो लिबरल टाइप हैं, ठीक है, सोशल चेंज की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं यहाँ पर, है ना। लेकर राइट विंग वाले अगर दूसरी साइड में देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, रेगुलेशंस वो थोड़े कम करते हैं यहाँ पर बिजनेस के ऊपर, है ना। ये चीज हमें यहाँ पर ये डिफरेंट जो है यहाँ पर डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है सऊदी अरेबिया अरब न्यूज की, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि लेफ्ट विंग वाले कौन कौन से हैं जो यहाँ पर क्या लेके अपने वॉइस को रेज कर रहे हैं, उसको यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्टेटमेंट को, वी आर एंटरिंग एन इरा वेयर इंटरनेशनल गारंटीज आर फ्रेजल। वो कहते हैं कि वो हम ऐसे इरा के अंदर जो है यहाँ पर आ चुके हैं कि जहां पर इंटरनेशनल गारंटी हमें बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह यूएनओ को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था ना कि यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, स्टेट की सॉवरेनिटी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या वो आज चीज नजर आती है जब हमें यूएसए और वेनेजुला के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो देखने को मिलता है। ये चीज बात की जा रही है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशंस आर वीकेंड। अब इंस्टीट्यूशंस किसकी बात की जा रही है, इंस्टीट्यूशंस वो हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे आपका यूएनओ है ना, तो अभी वो चुप है, कोई बात नहीं उसके ऊपर। उसके बाद है पावर स्पीक्स लाउडर देन प्रिंसिपल्स। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बात करता हूं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो आपके काम है ना, जो आप करते हैं, एक्शन प्ले करते हैं, वो आपके लफ्जों से ज्यादा अहमियत रखता है। इसी तरह पावर भी यहां पर बोलती है प्रिंसिपल्स से भी ज्यादा बढ़कर। तो जो यहां पर वही चीज है ना, व्हेन माइट्स बिकम राइट और राइट्स बिकम फ्रेजल, तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है। तो ताकत, जब ताकतवर कंट्री ही ग्लोबल पावर से ये समझे कि हम ताकत को इस्तेमाल करना हमारा हक है, तो समझे यहाँ पर राइट्स है ना जो यहाँ पर जो है वो खत्म हो जाएंगे, है ना। ये चीज है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 4 यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन कौन से बेसिकली इस चीज के ऊपर स्टांस ले रहे हैं कि रोल्ड अप कौन, और स्लीव्स को कौन कौन यहाँ पर रोल्ड अप कर रहे हैं, इसको देखेंगे।
सबसे पहले देखेंगे पॉपुलर अपराइजिंग, अगर बात की जाए मैस रैली, वेनेजुला और मैक्सिको के अंदर हमें प्रोटेस्ट यहां पर देखने को मिलते हैं कि जिस तरह यूएसए ने वेनेजुला के अंदर यहां पर जो है वो कह ले के इंटरवेंशन की, जिस तरह निकोलस मदुरो को यहां पर जो है अरेस्ट किया गया, उनकी वाइफ को अरेस्ट किया गया और पूरा यहां पर कंट्रोल हासिल कर लिया। लेकिन यहां पर जो है डेल्सी रोड्रिगोस की भी स्टेटमेंट है कि हम किसी की कॉलोनी नहीं बनेंगे और ना है, ये चीजें नजर आती है। लेकिन अगर देखा जाए तो यूएसए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पूरा कंट्रोल कर चुका है और वेनेजुला का ऑयल के ऊपर पूरा उनका हक है, तो ये चीज हमें यहां पर। लेकिन यूएसए लेफ्ट मोबिलाइजेस अगेंस्ट ट्रंप एजेंडा एंड फेसिंग ब्रूटल सप्रेशन। अब यूएसए के डेमोक्रेटिक हमें यहां पर नजर आ रहे हैं ऑपोजिशन में, अब ऑपोजिशन टोटली हमें यहां पर लेफ्ट विंग नजर आ रही है, तो वो काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहां पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, ये चीज हमारे सामने आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जियो पॉलिटिक्स के अंदर शिफ्ट आ रहा है, कैसे जी, अब ये चीज देखनी है। अब कनाडा क्या कर रहा है, कनाडा ये कर रहा है कि चाइना के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। अब ये एक न्यू डेवलपमेंट है, हो किसकी वजह से रहा है, जो अभी इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया गया है ना, जो यहां पर हमें नजर आता है कि रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर, चाहे इंटरनल नेशनल लेवल के ऊपर हमें जो सॉवरेनिटी को जो प्रोटेक्शन मिलती थी, अब वो यहां पर नजर नहीं आती, क्योंकि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो यहाँ पर जो है वो कह लें कि फ्रेजाइल हो चुके हैं, यहाँ पर वीक पड़ चुके हैं, ये चीज है। जो जियो पॉलिटिक्स के अंदर क्या हो रहा है, कनाडा स्ट्रेंथन चाइना के साथ बना रहा है, ब्रिक्स ब्लॉक यहाँ पर इमर्ज हो रहा है, और ज्यादा ब्रिक्स के कंट्री ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका और ज्यादा जो है यहाँ पर डेवलपर, और क्या बोला जाए ब्रिक्स का तो रेयर अर्थ मिनरल्स भी इनके पास ही है सबसे ज्यादा, ये ब्रिक्स कंट्रीज के पास, ठीक है। रशिया, चाइना, ईरान कंडक्ट अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस असल्टिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी। अब हो क्या रहा है कि अब यहां पर गठजोड़ बन चुका है, एक ट्रायंगल हमें नजर आ रहा है कि चाइना, रशिया एंड ईरान। अब तीनों का कंपेटिटर कौन है यहां पर, यूएसए एक नजर आ रहा है हमें यहां पर, ठीक है। तो अब जो हमें यहां पर ईरान के अंदर जो चीजें देखने को मिल रही, जिस तरह हमें क्योटक सिचुएशन और जिस तरह यहां पर शाह को इंस्टॉल करने की बात की गई थी और इंस्टॉल किया गया था 1950s के बाद, जब मुसद्दक प्राइम मिनिस्टर एज ए डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर आए थे, तो उनको यहां पर टॉपल किया गया था और शाह को यहां पर जो है इंस्टॉल किया गया था, और अब वही चीज दोबारा रिपीट हो रही है। तो पूरा जो है यहाँ पर हमें देखने को मिले, तो अब जो है यहाँ पर रशिया, चाइना और ईरान का ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद है यूरोपियन डिफेंस की बात की जाए, लेफ्टिस्ट लीडर्स की बात कर रहा हूं मैं, एमल मैक्रोन को यहाँ पर काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, ये चीज हमें यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद है सर्बियन है या मलेशियन है, स्प्रेड हेड मूवमेंट एंड चैलेंजिंग एस्टेब्लिशमेंट कॉम्प्लिसिटी विद मिलिटरिज्म एंड यूएसए पॉलिसीज। जितना भी है फ्रांस के अंदर है, जर्मनी के अंदर है, जितने भी लेफ्ट विंग हैं वो बेसिकली अपोज हैं, वो यहाँ पर जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं यहाँ पर राइट विंग की पॉलिसीज को, जो उनके स्टांस है, जो एक्शंस है उनको बेसिकली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रीजनल एनेक्सिस की बात की जाए, एंग्जाइटीज की बात की जाए, तो गल्फ स्टेट्स वॉर फ्राइजल इंटरनेशनल ट्रस्ट। अब गल्फ जितने भी कंट्रीज है उन्होंने वार्न किया है कि ये बेसिकली सरासर ज्यादती है, इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पर तोड़ा गया है, ब्रीच किया गया है। तो देखा जाए तो अब तो फिर यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है कि कोई लॉ जो है वो कोई इंप्लीमेंट होना चाहिए या कोई उस लॉ को यहाँ पर फॉलो करेगा। इस तरह तो हर कोई देश यही करेगा कि वो तो फिर जो लॉज बनाए गए हैं, इंटरनेशनल लॉज बनाए गए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, उनकी तो वैल्यू यहाँ पर नजर नहीं आती है ना। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन को देखा जाए पाकिस्तान अफेयर में या करंट अफेयर में, तो यूएनओ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कह लें कि इंटरनेशनल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हमें फेलियर नजर आ रहे हैं, वो देखेंगे कि क्या उनका कोई इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में रोल नजर आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। तो बिल्कुल अभी फिलहाल तक तो आपके सामने सारी सिचुएशन है, ठीक है। अब बात करेंगे, हमारे पास है मिसोजिनी। अब मिसोजिनी पोलाइट फेस की अगर बात की जाए तो दुनिया के अंदर तो मसले मसाइल हैं ही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए हमारे, तो वुमेन्स को काफी यहाँ पर जो है वो वर्क प्लेस के ऊपर जो है यहाँ पर चैलेंजेस या इशू फेस करना पड़ते हैं, उनको डिसक्रेडिट भी किया जाता है, डिसरिस्पेक्ट भी यहाँ पर किया जाता है। तो ये चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इक्वली जो है यहाँ पर परफॉर्म करने का हक रखती है, ठीक है। और ये चीज हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करता है चीज, ठीक है। ये चीज है इनविजिबल
देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि वुमेन्स नो डाउट यहाँ पर अगर देखा जाए वर्क प्लेस के ऊपर हमें काफी जो है वो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं जो वुमेन्स को डिसरिस्पेक्ट के एंगल से देखना या उनको डिसक्रेडिट करना, सारा जो ये चीजें काफी यहाँ पर नजर आती है, तो ये नहीं होनी चाहिए इधर से, ठीक है। और क्या रहेगा, पाकिस्तान रैंक्स वर्स्ट परफॉर्मेंस ग्लोबली फॉर वुमेन इन सीनियर मिडिल मैनेजमेंट। दो चीजों पे हमें नजर आती है, एक तो सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा इशू नजर आता है विद लेस देन 8% एक्यूपेंसी। अगर देखा जाए तो हमें यहां पर सीनियर और मिडिल यहां पर मैनेजमेंट में सिर्फ 8% यहां पर वुमेन नजर आती हैं, और बाकी सारा जो हेजमनी है वो यहां पर किसकी है, मैन की है। दिस स्टार्क रियलिटी रिफ्लेक्ट्स डीप सीटेड मिसोजिनी दैट ऑपरेट्स इन बोथ overt एंड सटल फॉर्म्स एंड हिंडरिंग वुमेन्स एडवांसमेंट एंड अथॉरिटी। और ये चीज क्या कर रही है, जो वुमेन्स डेवलपमेंट है या वुमेन एम्पावरमेंट है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है ये चीज है। अब सटल एक्सक्लूजन की बात की जाए तो वुमेन्स को क्या किया जा रहा है, वुमेन्स आर रेलीगेटेड ऑफिस हाउसवर्क एंड लाइक नोट टेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। ये दो टास्क दिए जाते हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा नोट टेकिंग है। पोजीशनिंग देम फैसिलिटेटर्स रादर देन डिसीजन मेकर्स। हो क्या रहा है कि उनसे काम लिया जा रहा है लेकिन डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड नहीं किया जा रहा। आइडियाज डिसमिस्ड, अगर जहां पे वुमेन्स कोई आइडियाज देना चाह रही हैं तो उनके आइडियाज को यहां पर रिजेक्ट करना, ये चीज नजर है। स्ट्रेटेजिक साइडलाइन की बात की जाए, वुमेन आर क्लस्टर्ड इन फ्रंट फेसिंग और एचआर कस्टमर सर्विस, इस तरह के यहां पर चीजें नजर आती है। उसके बाद क्रेडिट ब्लेम की बात की जाए, मैन रिसीव क्रेडिट फॉर सक्सेस। अब होता क्या है कि यहां पर इतनी लेग पुलिंग होती है पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर्स में, आप देखेंगे कि लोग एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं, यहां पर क्रेडिट सीकिंग ज्यादा नजर आती है हमें। यहां पर थोड़ा सा कोई किसी के लिए काम करता है तो क्रेडिट सीकर बन जाता है कि मैंने ये किया है, वो तो मेरी वजह से हुआ सारा, ये है ना। तो क्रेडिट सीकिंग हमें यहां पर देखने को मिलेगा, और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्रेडिट सीकिंग की तरफ नहीं जाते, वो जो काम कर दिया बस कर दिया, नेकीकार दरिया में डाल, है ना, ये चीज है। तो अगर देखा जाए तो ये जो चैलेंजेस है या इश्यूज है, मिसोजिनी, हमें जो वुमेन्स के अगेंस्ट नफरत है, तो ये नहीं होनी चाहिए ये चीजें, ताकि इक्वली जो है वो परफॉर्म करें जिस तरह का इरा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम बार बार जो आईएमएफ को यहाँ पर ब्लेम करते हैं, और अभी देखा जाए 25 हमारा जो है वो कह लें कि यहाँ पर प्रोग्राम, बेल आउट प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर पैनल बनाया गया इस्लामाबाद के अंदर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि हम आईएमएफ से बेसिकली किनारा कशी कैसे कर सकते हैं, कैसे क्या ऐसे रिफॉर्म्स हैं, कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो हमें लेकर आने चाहिए। और बार बार ये जो अभी रिसेंटली हमने डान के एनालिसिस में भी ये टॉपिक डिस्कस किया था, यहाँ पर डायस्पोरा ऑन डिपेंडेंसी भी डिस्कस किया था। उसके बाद आईएमएफ से कैसे जो है वो कह लें कि जान छड़ानी चाहिए, या कैसे जो है वो दोबारा ना जाना पड़े तो इसको कैसे स्टेप लेने पड़ेंगे, ठीक है, वो भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर हमें एक तो जो रुकावटें हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको यहाँ पर कर्टेल करना पड़ेगा, रेडिकेट करना पड़ेगा। आईएमएफ जो स्कैप गॉट की तरह में नजर आता है, उसके बाद रिफॉर्म्स स्टॉल करने पड़ेंगे, उसके बाद इंट्रेंच्ड स्ट्रक्चर। बात यहाँ पर सारा जो कह लें कि हमारा जितना भी चीजें हैं उनको रीस्ट्रक्चर, रिफॉर्म करने की जरूरत है। एक चीज और भी ऐड कर दूं कि वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि 10 एग्रीमेंट्स पाकिस्तान के ऐसे हैं जो बिल्कुल सुपरफिशियल हैं, उनको यहां पर रीस्ट्रक्चर, रिफॉर्म करने की जरूरत है, ये चीज है। उसके बाद एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। अब एक्सपोर्ट को बढ़ाने का देखो, एक्सपोर्ट उस वक्त बढ़ती है जब आपकी प्रोडक्शन होती है। अब प्रोडक्शन भी मैटर करती है। अब प्रोडक्शन आप बढ़ाते जाएंगे लेकिन आपकी प्रोडक्शन की क्वालिटी अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हुई तो फिर तो उसकी प्राइस भी गिर जाएगी और उसकी जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, है ना। तो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिटी को मेंटेन भी करना है, ताकि हमारी एक्सपोर्ट जो है अगर बोला जाए तो ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचे और वहां पर उनकी डिमांड बढ़े। ये चीज हमें यहाँ पर नजर आती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो एनर्जी के अंदर जो हमारे इतने फ्यूल्स की प्राइसेस या इतने नजर आ रही हैं, लोगों के बिजनेस यहाँ पर जो है वो ठप हो रहे थे, अगर देखा जाए तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हाई एनर्जी कॉस्ट यहाँ पर लो करना पड़ेगा, प्राइसेस को डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आसान कारोबार करने की बात की जा रही है। अब ये अभी से नहीं हो रही, ये काफी सालों से ये जो है प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। ये प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन वाला चीज है ना, ये बेटर करती है। प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन अगर चीजों की होने लग जाए ना तो आधे मसाइल यहां पर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब रिफॉर्म है,
रिफॉर्म क्या अगर देखा जाए, गवर्नेंस रिफॉर्म कर रहे हैं, टैक्स रिफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट पॉलिसीज है वो रिफॉर्म करें, एफडीआई पॉलिसीज है वो रिफॉर्म करनी चाहिए, है ना। तो रिफॉर्म्स लेकर आनी चाहिए, और जो सब्सिडीज वाला जो लीज कैपिटल इंटरेस्ट हमें यहाँ पर नजर आता है, तो उसको यहाँ पर कर्टेल करना पड़ेगा, है ना, उसको अप्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमें यहाँ पर करप्शन नजर आ रही है, ठीक है, उसको यहाँ पर जो है खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हम ऑलरेडी काफी डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने इसका पूरा ओवरव्यू दे दिया यहाँ पर। अब चलते हैं हमारे पास चैनल्स ओपन, यहाँ पर डिप्लोमेटिक चेस बोर्ड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं। टॉपिक हमारे साथ भी इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन वाले हैं, जिस तरह हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ये डिप्लोमेटिक हमें यहाँ पर जो चेस बोर्ड नजर आ रहा है, अब ये वही ईरान था जो कह लें यूएसए का बहुत ज्यादा पसंदीदा स्टेट मानी जाती थी। ये उस वक्त की बात है जब मोहम्मद रिजा पहलवी हमें यहाँ पर जो है वो नजर आते हैं, है ना। लेकिन अब तो कह लें ईरानियन रेवोल्यूशन आता है 1979 के अंदर, जब अयातुल्ला खमानी यहाँ पर आते हैं, तो अब सुप्रीम लीडर तो यहाँ पर ये है, अब पूरा यहाँ पर इस्लामिक स्टेट हमें नजर आती है। लेकिन जो यहाँ पर रजा पहलवी है वो टोटली अगर देखा जाए तो हमें प्रो वेस्टर्न नजर आते हैं, क्योंकि अगर हिस्ट्री उठाकर देखें, जब यहाँ पर मुसद्दक साहब आते हैं प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर, तो उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, टॉपल करके यहाँ पर शाह साहब को इंस्टॉल किया जाता है ना। तो फिर 5 मेगावाट का यहाँ पर जो रिएक्टर भी दिया जाता है, यूएसए की तरफ से इंस्टॉल किया जाता है। तो काफी यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनके रिलेशंस हमें क्लोज नजर आते हैं। लेकिन जब से अयातुल्ला खुमानी आए हैं, यहाँ पर सुप्रीम लीडर जो है उभरे हैं, आए हैं ईरान के अंदर, तब से लेकर अब तक जो है यहाँ पर क्लैशेस डेवलप हो रहे हैं। तो फिर क्या किया, यूएसए ने इजराइल की तरफ अपना मुंह किया, इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया। अब वही इजराइल और यूएस से यहाँ पर ईरान के अंदर इंटरफेरेंस देखने को मिलते हैं। अब हो क्या रही है, एक चीज थोड़ी और भी ऐड कर दें यहाँ पर, जो यहाँ पर डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रही है, अगर आप ये करोगे तो हम ये कर देंगे, आप वो करोगे तो हम ये कर देंगे, ये इस तरह की स्टेटमेंट यहाँ पर जो हमें नजर आए, जो कम्युनिकेशन जो हमें यहाँ पर कुछ, तो ये चीजों को ना आग को भड़का रही है ना। तो इसको अगर देखें रीजनल पीस या ग्लोबल पीस के लिए, आज जो इंटरनेशनल अगर ऑर्गेनाइजेशंस है या इंस्टीट्यूशंस है वो आज चुप है, उनको यहाँ पर आगे आना चाहिए, और जो ये मसाइल है रीजनल सिक्योरिटी और अगर कह ले कि पीस दुनिया के अंदर लेकर आना, जिनका पर्पस था ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, तो वो यहाँ पर आज नाढाल सी नजर आ रही है। तो अगर देखा जाए तो जिस तरह ईरान और हमें यहाँ पर यूएसए के दरमियान में वॉर भी लास्ट टाइम देखने को मिली यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर अगर देखा जाए इजराइल और ईरान के दरमियान में 12 डे वॉर हमें देखने को मिली, ठीक है। तो अगर इस तरह देखा जाए तो अभी जो इन्फ्लेशन के ऊपर गेम स्टार्ट होती है, ईरान के अंदर के इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, और 28 दिसंबर से ये मामला स्टार्ट होता है, इन्फ्लेशन को प्रोटेस्ट जो स्टार्ट होता है, और यहाँ पर यूएसए की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आती हैं कि अगर आपने प्रोटेस्टर्स के ऊपर गन चलाई तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। अब इस तरह की स्टेटमेंट्स यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, अल जजीरा का अकॉर्डिंग अगर बात करें, र्यूटर्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो ये टोटली अगर देखा जाए तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। तो कुछ तो ये कम्युनिकेशन की वजह से चीजों को काफी जो है यहाँ पर एस्केलेटर डिप्लोमेटिक जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स हमें नजर आ रही है। ये भी ईरान ये भी आगे सामने से कहता है कि हम भी यहाँ पर जो है वो नहीं झुकेंगे अब किसी के सामने, और यहाँ पर यह भी बोला बड़े क्लैरिटी के साथ यूएसए और इजराइल को जो है वो इंटरफेरेंस जो है वो ईरान के अंदर नहीं करनी चाहिए। ये भी चीजें हमें सामने नजर आ रही है, ठीक है। तो ये टोटली अगर देखा जाए तो एक चेस बोर्ड बन चुका है, और ग्लोबल पावर्स और रीजनल पावर्स इसके ऊपर खेल रहे हैं। अब विनर कौन होगा ये तो नेक्स्ट ही पता चलेगा, लेकिन ये है कि अभी तो टोटली यहाँ पर चेस बोर्ड नजर आ रहा है। अब अच्छा 28 बात कर रहे हैं, 28 दिसंबर को जो यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ इन्फ्लेशन को लेकर, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को लेकर, या इकोनॉमिक आप क्राइसिस कह सकते हैं, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन कह सकते हैं, आप कोई भी वर्ड लगा दें, है ना, लेकिन नेगेटिव ही होना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ी तो हुआ क्या कि पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, स्टेटमेंट्स आते हैं यूएसए की तरफ से तो और आग भड़क जाते हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट्स और बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर इंटरनेट ब्लॉक है पूरा, कोई यहाँ पर किसी कवरेज नहीं दी जा रही कि क्या हो रहा है अभी ईरान के अंदर, ये भी चीज है। लेकिन ईरान जो है वो फुली कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर प्रोटेस्टर्स के ऊपर। अब प्रोटेस्ट यहाँ भी ये भी कहा जा रहा है कि वो इजराइल की तरफ से है, वो यूएसए भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, इजराइल भी इन्वॉल्व, ये अब ये भी चीजें कही जा रही हैं यहाँ पर। लेकिन इसके पीछे रियलिटी की है, रियलिटी क्या है इसके पीछे कोई भी नहीं जानता, है ना, रियलिटी क्या है इसके पीछे कोई भी नहीं जानता। लेकिन ईरान के अंदर अभी सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। अब अंदाजा करें
कि $1 इक्वल कह ले कि यहां पर 14 लाख ईरानी रियाल बनता है। इतनी करेंसी लो है, एक थब्बा कह ले कि पैसों का एक ना गट्ठी लेकर जाओ, फिर आपको सब्जी या आलू मटर मिलेंगे आपको, सिंपल जी, एक थब्बा पैसे अंदर लेके जाओ फिर, है ना, ये चीज नजर आ रही है ना। तो इतनी करेंसी, क्योंकि ईरान को अगर देखा जाए सैंक्शंस का बहुत सारा सामना करना पड़ा, है ना, ये चीज भी है। तो फिर यहां पर अभी जो है एक ट्रायंगल बन गया फिर रशिया और चाइना और ईरान का, और क्योंकि ये तीनों जो है वो यूएसए के यहाँ पर कंपेटिटर हैं, यहाँ पर उनके साथ इनकी बनती नहीं है, क्लैशेस हैं। तो इन जो है आप कह लें कि स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं डिफरेंट टाइप से, आप चेस बोर्ड तो दो खेलते हैं ना, लेकिन आप तो यहाँ पर कहते हैं मल्टीपल प्लेयर हमें देखने को मिल रहे हैं, और दोनों जो है ना प्लेयर जो मेन है खिलाड़ी इधर बैठे हैं, उनको यहाँ पर बता रहे हैं कि आप ये चाल कर चलो, आप ये चलो, आप ये, इस तरह चीजें डेवलप हो रही है यहाँ पर हमें नजर आती है। ठीक है, कंट्रास्टिंग नैरेटिव, जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, ईरान जो है बिल्कुल एक्यूज करता है इस चीजों को, ठीक है, कि यहाँ पर किसी भी फॉरेन कंट्रीज की हम यहाँ पर या फॉरेन स्टेट की इंटरवेंस यहाँ पर नहीं चाहते। तो ये अभी टोटली अगर देखा जाए तो अभी ये सिचुएशन है ईरान के अंदर। ठीक है, बाकी चीजें बहुत सारी है जो हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर सकते जी, काफी है, आपको भी पता है। अब यहां पर हो क्या रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जियोपॉलिटिक्स और ऑनलाइन फ्रॉड को बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन जियोपॉलिटिक्स के अंदर ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ता जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, फाल्स प्रोपेगेंडा, ये चीजें हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है ना। कह ले कि एक न्यू ही कह ले कि एक साइबर रिस्क को जो है एक शक्ल दी जा रही है, और ये कौन दे रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। हम पहले भी हम कहते हैं कि ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब रिप्लेसमेंट हो रही है, पर्सनल प्राइवेसी नहीं रह रही है यहाँ पर। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमें जी थ्रेट ऑफ सिंगुलैरिटी है। अब थ्रेट ऑफ सिंगुलैरिटी का मतलब होता है जब रिबोट अपने आप ही दूसरे रिबोट बनाना शुरू कर देंगे। आपने रिबोट फिल्म देखी होगी रजनीकांत वाली, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक रिबोट अपने ही रिबोट बनाना शुरू कर दे और ह्यूमन बीइंग से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो वो टोटली अगर आर्टिकल्स के अंदर जो बोला गया है तो ये है। आप देखते हैं कि अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिपोर्ट पब्लिश की है, और ये पब्लिश की गई बेसिकली यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2026 की रिपोर्ट हमारे सामने आती है कि बेसिकली जिस तरह AI बढ़ता जा रहा है और जिस तरह इसके थ्रेट्स या चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले अगर देखा जाए AI डुअल एज, इस चीज को देखेंगे। AI simultaneously strengthens cyber defense, enables more sophisticated AI-driven attacks, accelerating both offensive and defensive capabilities. AI क्या कर रही है बेसिकली? एक तो डिफेंस, एक तो कह ले के अपना कह ले के ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को यहाँ पर इनहेंस कर रही है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें अटैक्स जो है वो नजर आ रहे हैं, डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर डिजिटल टूल्स, जिस तरह यहाँ पर डिजिटल डिवाइसेस, जिस तरह यहाँ पर ड्रोन्स यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये काफी यहाँ पर जो है वो थ्रेट है। उसके बाद जियोपॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, जिस तरह जियोपॉलिटिक्स की जो है ना एक ज्योग्राफियाई सियासत की तोड़फोड़ हमें नजर आती है ना, ये चीज है ना। तो जियोपॉलिटिक्स विल रिमेन अ टॉप फैक्टर इन्फ्लुएंस साइबर रिस्क with 64% organizations preparing for political motivated cyber attacks like espionage। ठीक है, 64% हमें यहां पर देखने को मिल रहा है ना। उसके बाद अगर देखा जाए परवेसिव साइबर फ्रॉड की बात की जाए, साइबर इनेबल्ड फ्रॉड हैज बिकम वाइड स्प्रेड थ्रेट अंडरमाइनिंग ट्रस्ट, डायरेक्टली इंपैक्टिंग पीपल्स लाइफ अक्रॉस रीजन एंड सेक्टर्स। अब अगर देखा जाए तो पीपल, जितने भी लोग हैं, उनके एक तो प्राइवेसी हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही, बिल्कुल वो यहाँ पर डैमेज हो रही है। यहाँ पर प्राइवेसी जितने भी चाहे रीजनल लेवल के ऊपर है, रीजनल सेक्टर को छोड़कर पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल लेवल के ऊपर देख लें, यहाँ पर इंडिविजुअल बेस आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज, थर्ड पार्टी एंड सप्लाई चेन रिस्क्स आर द ग्रेटेस्ट साइबर रेजिलियंस बैरियर्स फॉर 65% ऑफ द लार्ज कंपनीज। कितना यहां पर नजर आ रहा है? 65% जो लार्जेस्ट कंपनीज है, हाईलाइटिंग सिस्टमिक वीकनेस। और जिसकी वजह क्या है? यहां पर सिस्टमिक वीकनेस हमें यहां पर देखने को मिलती है। लेकिन नीचे एक स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली जेरमी जॉर्जिया ने यहां पर दिया है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो MD हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, और ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो कहता है कि एज ए साइबर रिस्क बिकम मोर इंटरकनेक्टेड और कॉन्सिक्वेंशियल,
जैसा कि हमें यहाँ पर साइबर रिस्क जो है ना नजर आ रहा है, इसके नताइज हमें नजर आ रहा है और जिस तरह हम इनकी इंटरकनेक्शन नजर आ रही है हमें यहाँ पर, तो साइबर इनेबल्ड फ्रॉड हैज इमर्ज्ड एज ए वन ऑफ द मोस्ट डिसरप्टिव फोर्स। तो जिस तरह ये साइबर फोर्स जो है यहाँ पर साइबर अटैक्स और जो इसके रिस्क है या थ्रेट्स है वो एक कह ले के डिसरप्टिव फोर्स हमें की शक्ल में नजर आ रहे हैं, और जो इन द डिजिटल इकोनॉमी अंडरमाइनिंग ट्रस्ट एंड डायरेक्टली अफेक्टिंग पीपल लाइव्स। तो ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने ऊपर भी इसको थोड़ा सा ऐड किया, लेकिन अब इसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब बात करने वाले हैं यहाँ पर हमारे पास इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान डिफेंस टाई, इस चीज को डिस्कस करने वाले। हुआ क्या है कि रिसेंटली आप देखेंगे 2025 के अंदर, अभी रिसेंटली की बात है, एंडिंग चल रहा था 2025 का, तो इंडोनेशियन के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर प्रभु उनका नाम था प्रेसिडेंट, तो वो यहाँ पर विजिट करते हैं। दोनों के दरमियान में यहाँ पर हमें काफी कोर्डियल रिलेशंस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी जो है ना कह ले के जो डिफेंस मिनिस्टर है, अभी कह ले के डिफेंस मिनिस्टर है, मैंने उसको चीफ बोला था सॉरी, लेकिन ये डिफेंस मिनिस्टर है हमारे यहाँ पर इंडोनेशियन के, वो यहाँ पर आए हुए लेफ्टिनेंट जनरल सजराफिरी ये, और उसके बाद पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इन दोनों ने यहाँ पर मुलाकात होती है इन दोनों के दरमियान में, और डिफेंस टाई की बात होती है। सबसे पहले क्या यहाँ पर होता है, डिफेंस कोलैबोरेशन। देखिए हो क्या रहा है, हर स्टेट इस वक्त जिस तरह दुनिया के अंदर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का एक इरा स्टार्ट हो चुका, तो हर स्टेट अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कह ले कि स्टेट की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम को यहां पर स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना। अब ब्लूमबर्ग न्यूज के मुताबिक अगर देखा जाए तो टर्की ने भी अपना एक इजहार किया है कि वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैकेट हुआ है उसके अंदर वो ज्वाइन करना, उसको भी ज्वाइन करना चाहता है। क्योंकि हो क्या रहा है कि जो दुनिया के अंदर रीजनल लेवल के ऊपर या ग्लोबल लेवल के ऊपर जिस तरह डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आ रही है हमें, तो हर स्टेट की जो एक कैलेंडर सॉवरेनिटी वो कॉम्प्रोमाइज्ड होती हुई नजर आती है, वो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। ठीक है, ये चीज है। सबसे पहले जो दोनों कंट्रीज के दरमियान में हमें नजर आती है कि ना डिफेंस कोलैबोरेशन नजर आता है दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहाँ पर हमें। ठीक है, उसके बाद रीजनल सिक्योरिटी और अलाइनमेंट की बात की जाती है, जिस तरह यहाँ पर रीजनल हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हमें नजर आ रहे हैं उनको यहाँ पर देखा गया है। उसके बाद ब्रॉडर बाइलैटरल एंगेजमेंट, एक तो डिफेंस टाई, बाइलैटरल रिलेशनशिप, उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इनके ऊपर जो है बेसिकली यहाँ पर फोकस किया गया इंडोनेशिया और पाकिस्तान के दरमियान में। तो ये काफी एक कह ले के इंपॉर्टेंट है कि अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं दोनों कंट्रीज। तो ये काफी, बट जिस तरह पाकिस्तान की यहाँ पर जियो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई, तो पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशंस हमें नजर आ रहे हैं बड़े एक बैलेंस अप्रोच के साथ और बड़े सक्सेसिव हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो हम डेली बेसिस के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं और आज भी ऐड करेंगे हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड रहेगा कमापेंस। कमापेंस का मतलब क्या था कि डिजर्व्ड पनिशमेंट, क्या होता है, जो सजा के काबिल होता है, जिसको सजा देनी चाहिए, यहाँ पर रेट्रीब्यूशन या पे बैक जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कमापेंस काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये हमारे पास न्यू वर्ड है, इसको लाजमी में नोट डाउन करिएगा और ये राइटिंग स्किल के अंदर यूज नहीं करना, ये आपने अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए इसको जो है वो पिक करना है। ठीक है, कमापेंस। उसके बाद है वार मैंगरिंग। वार मैंगरिंग का मतलब क्या था, प्रमोटिंग वार, वार को बढ़ाना। ठीक है, और ज्यादा हवा देना जंग को, बेलिकोज या मिलिटेंट बोला जा सकता है। तो यह वार मैंगरिंग इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर ले। नजिंग, नजिंग हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये जेंटली पुशिंग और इन्फ्लुएंसिंग, हल्का सा धकेलना या प्रॉम्प्टिंग या स्टीयरिंग को बोला जाता है। क्वेल्ड आपका ऑलरेडी जो अगर 20 ईयर आप सीएसएस के पेपर करें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वहां पर आया हुआ है, सप्रेस्ड और पुट डाउन करना, दबा देना, कुचल देना, क्वेल्ड का मतलब होता है। इडेशियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली ग्रीडी। इडेशियस इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपका सिनोनिम और एंटोनिम ऐड लाजमी करें इसको। एक्सट्रीमली ग्रीडी, बहुत लालची, हद से ज्यादा को लालची का। विराशियस बोल सकते हैं। ग्लूटिनियस इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा वर्ड, इसको ग्लूटिनियस को लाजमी आपने नोट डाउन करना है। उसके बाद वर्ड हमारे पास है मेले। मेले का मतलब होता है कंफ्यूज या फाइस्ट, मेले को भी लाजमी आपने सिनोनिम और एंटोनिम में अपने यूज करें। ठीक है, मेले। उसके बाद है यहाँ पर हंगामा, हाथापाई, ब्रॉल या स्क्रमिशेस को बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मेले। इम्प्लोड, इम्प्लोड का मतलब होता है कोलैप्स इन वर्ड, अंदर से मनम हो जाना, कोलैप्स कर जाना, केव इन। ठीक है, इम्प्लोड का मतलब अंदर से खत्म हो जाना या कोलैप्स कर जाना, तबाह हो जाना। फैक्लेस, फैक्लेस का मतलब होता है यहाँ पर लैकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है। इररिस्पॉन्सिबल को बोलता है, फैक्टलेस का मतलब होता है इररिस्पॉन्सिबल, जिसको कोई जिम्मेदारी का नहीं पता था, ना कोई जिम्मेदारी लेता है वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड रहेगा वो हमारे पास है पर्जिमोनियस। वर्ड हमारे पास क्या है यहाँ पर, पर्जिमोनियस। पर्जिमोनियस का मतलब होता है वेरी स्टिंगी, हद से ज्यादा, कह ले कंजूस या मिजरली या फ्रूगल को बोले। अब पर्जिमोनियस काफी टाइम पहले भी देखा जाए तो पीपीएससी के वन पेपर में पूछा जा चुका है, एफपीएससी के वन पेपर में पूछा जा चुका है यहाँ पर, जिसको हम फ्रूगल बोल सकते हैं, ठीक है। स्पेंड थ्रेफ्ट भी आ चुका है, ठीक है। इस तरह हमारे पास है लर्च। लर्च का मतलब होता है सडन अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, ठीक है, अचानक से लड़खड़ाना, ठीक है। स्टैगर, स्टैगरिंग या स्वे। स्वे या स्टैगरिंग दोनों जो है हम ऑलरेडी राइटिंग स्किल के अंदर यूज करते हैं। स्टैगरिंग इकोनॉमी, स्वेइंग इकोनॉमी, इस तरह काफी जो हमने यहाँ पर यूज करते हैं, जिस क्रिपलिंग इकोनॉमी हमारे करते हैं, क्रीपिंग इकोनॉमी। फर्मेंट, फर्मेंट का मतलब होता है अनरेस्ट या एजिटेशन को बोला जाता है यहाँ पर, बेचैनी को बोला जाता है, आड़ भड़क जाना, ठीक है। टर्मोइल या एजिटेशन बोल सकते हैं, हलचल बन जाना। सैंगवन, सैंगवन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक या होपफुल, ठीक है, पर उम्मीद होना, ठीक है, किसी काम की उम्मीद लगाना कि ये काम हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक या होपफुल को बोला जाता है। फ्यूरेटिव, फ्यूरेटिव इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको जो है आपने सिनोनिम एंटोनिम में यूज करे आप। फ्यूरेटिव, फ्यूरेटिव का मतलब होता है सीक्रेटिव या स्नीकी को बोला जाता है, चोरी छुपे या खुफिया को, ठीक है। स्टिल्थी या स्नीकी को बोल सकते हैं। अपलॉडेड, अपलॉडेड का मतलब होता है प्रेज्ड या अप्रूव करना, तारीफ करना या किसी की बात को अप्रूव कर लेना, ठीक है, कमेंडेड। उसके बाद है वेल्ट। वेल्ट का मतलब होता है लूज स्ट्रेंथ या फ्रेशनेस को बोला जाता है, मुरझाना, ड्रॉप या वेदर को। मिसोजनी, मिसोजनी का मतलब होता है हट्रेड, वुमेन के अगेंस्ट बोला जाता है। मॉरिबंड आपका ऑलरेडी जो है वो सीएसएस के अंदर आ चुका है आपका वर्ड मॉरिबंड। मॉरिबंड का मतलब होता है नियर डेथ, इनएक्टिव, मरने के करीब होना या इनएक्टिव होना। ग्रेविटेट, ग्रेविटेट का मतलब होता है किसी को क्या करना, माइल करना। ग्रेविटेट का मतलब क्या था, अपनी तरफ कन्विंस करना, माइल करना। डिल्यूटेड, डिल्यूटेड का, अब डिल्यूटेड का मतलब होता है यहाँ पर वीकेंड या रिड्यूस्ड, कमजोर बनाना। डिल्यूटेड आप राइटिंग स्किल के अंदर यूज कर सकते हैं। डिल्यूटेड का मतलब होता है वीक बनाना, कमजोर बनाना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आप अपने डेली बेसिस के ऊपर यूज कर सकते हैं राइटिंग स्किल के अंदर, और एज ए सिनोनिम भी आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।